Hello and welcome back to Clear Vision for UPSC. So in this video we will read about environment laws, स्पेशली नेशनल लॉज, जो हमारे नेशनल लॉज हैं, और इसमें PMFIS की पूरी बुक, जो नेशनल लॉज जो भी है वो सारे कवर करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग, PYQs, सब कुछ। तो ये नोट्स ईच एंड एवरीथिंग कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो दिस इज अ माइंड मैप। इसको हमें पढ़ने की नीड नहीं है, यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारी इंडिया में पॉल्यूशन रिलेटेड लॉज कौन से हैं, जो पॉल्यूशन होते हैं उनसे रिलेटेड लॉज कौन से हैं। देखिए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974, ईयर क्या है 1974, ठीक है। एंड अमेंडमेंट 1988, मतलब 1974 के बाद एक बार इसकी अमेंडमेंट भी हो चुकी है। देखिए, एक्ट वेस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी इन, अब रेगुलेट कौन करेगा? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPCB करेगा, टू स्टैब्लिश एंड एनफोर्स एफिलिएंट स्टैंडर्ड फॉर फैक्ट्रीज। तो एक्ट ये कहता है कि जो भी फैक्ट्रीज जो भी पॉल्यूशन करेंगी या जो भी चीजें होंगी उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि अगर आप इतना कचरा निकालते हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ये सब कौन सेट करेगा? स्टेट में एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया जाएगा, वो करेगा, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है ये परफॉर्म करता है सेम फंक्शन फॉर यूटीज के लिए। स्टेट के लिए तो ये करेगा SPCB, और यूटीज के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, और दूसरे स्टेट बोर्ड्स की जो एक्टिविटीज है उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करेगा, ठीक है। एक्ट करता है ग्रांट्स पावर किसको? SPCB को एंड CPCB को, टेस्ट इक्विपमेंट, टेक सैंपल फॉर पर्पज ऑफ एनालिसिस, मतलब इक्विपमेंट का टेस्ट करो, जो भी इक्विपमेंट आएंगे उसका सैंपल लो, पर्पस क्या होगा उसका? एनालिसिस करेंगे कि भाई कहाँ कमी आ रही है, कहाँ इंप्रूव करना है। 1988 में अमेंडमेंट होता है एक्ट का, एम्पावर करता है SPCB और CPCB को टू डायरेक्टली क्लोज अ डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट। अगर कोई भी प्लांट डिफॉल्ट करता है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, आपको याद हो, या कोई भी ट्रेजेडी अगर होता है वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो इसको डायरेक्टली ये पावर दी गई अमेंडमेंट के जरिए कि उसको डायरेक्टली बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, पॉल्यूटेड रिलेटेड लॉज में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 है, 1988 में अमेंडमेंट हुआ। एक्ट वेस्ट करता है रेगुलेटरी पावर SPCB में स्टेट के लिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहता है यूटीज के लिए। एक्ट ग्रांट करता है पावर SPCB CPCB को कि वो इक्विपमेंट को टेस्ट करे, सैंपल निकाले, और डायरेक्टली उनको पावर भी देता है अमेंडमेंट कि वो क्लोज कर सकते हैं डिफॉल्टिंग पावर प्लांट्स को। नाउ CPCB के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये हमारे PYQs में भी है। तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। अब कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या कहीं पे क्वेश्चंस में फंसाने के लिए क्या लिखा रहता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आता है ये, तो ये नहीं आता है, 1974 के अंडर आता है। एंट्रस्टेड विद पावर्स एंड फंक्शंस अंडर, मतलब किसके हैं? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर, मतलब इसकी जो पावर एंड फंक्शंस है वो किसके अंदर से आती है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। अब समझ आ गया? तो CPCB को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया इसके अंडर, और इसको जो पावर और फंक्शंस दिए गए हैं वो इसके अंदर भी दिए गए हैं 1981, ना कि 1986, याद रही चीज, ठीक है। प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट को ये टेक्नीशियन सर्विसेज देता है पर्टेनिंग टू प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब जो प्रोविजंस है 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, उसमें क्या टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज चाहिए वो किसके कौन देता है? CPCB ही देता है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। देखो, बहुत कंफ्यूजिंग हुआ, लेकिन अब ध्यान से सुनना। ये CPCB है, ये अभी बन रहा है, जब ये बनेगा तो इसको इस एक्ट के अंदर बनाया गया, ठीक है, 1974 के अंदर बनाई गई स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर इसको कुछ फंक्शंस और पावर अलग से दी गई, जिसे हम कहते हैं सुपर पावर, इसको की गई एयर एक्ट के अंदर 1981 के अंदर, ठीक है। फिर इसको बोला गया भाई तुम कुछ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी दोगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट उसके अकॉर्डिंग दोगे, किसके अकॉर्डिंग? EPA 1986 वाले एक्ट के अंदर अकॉर्डिंग दोगे, और ये किसके अंडर है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। नाउ फंक्शंस ऑफ CPCB क्या है? देखिए, फंक्शंस ऑफ CPCB प्रमोट करता है क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टेट्स बाय प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड वाटर पोल्यूशन, टू इंप्रूव एयर क्वालिटी, टू प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेट एयर पोल्यूशन इन कंट्री, ठीक है। CPCB ओवरसीज नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। NAMP जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम एयर को मॉनिटर करते हैं कि कितनी पॉल्यूटेड एयर है, इन सबको कौन मॉनिटर करता है? CPCB। एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी यही देखता है, मतलब एयर और वाटर दोनों ये देख रहा है, ठीक है।
एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एंड अमेंडमेंट इसका कब किया गया? 1987 में। टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस टेकन एट, ये क्यों किया गया कि हमने ना यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि स्टॉकहोम में हुई थी 1972, एंड दिस इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। आपको ना याद हो तो बता देता हूँ। अभी जब नेशनल लॉज पढ़ेंगे, सॉरी इंटरनेशनल कन्वेंशन पढ़ेंगे, उसमें आपको ये सब समझ आ जाएगा। अभी के लिए समझो कि एक ना वर्ल्ड लेवल पे एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ना स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, मतलब स्टॉकहोम में हुई वो, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हमें एयर को बचाना पड़ेगा, बहुत पॉल्यूटेड हो रही है। एग्जाम्पल के लिए समझते जाओ, उसका नाम था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। कहाँ पे हुई? स्टॉकहोम इन 1972। जब ये हमारी मीटिंग हम सबने फाइनल किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे लोग इंडिया आए, अपने घर आए, तो उन्होंने कहा कि यार एक एक्ट निकालते हैं जो ये सारे काम करेगा। तो वो एक्ट ये था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एंड अमेंडमेंट 1987 टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस टेकन एट यूएन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। समझ आ गया? अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी सी, एयर पोल्यूशन इन इंडिया, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया कैसे होगा? ध्यान से सुनना अभी बहुत अच्छे से। अथॉरिटी टू रेगुलेट एमिशंस फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रेमवर्क सिमिलर टू द वाटर एक्ट ऑफ 1974, अमेंडमेंट इन 2009, ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन लेकर आए, केमिकल्स को इंक्लूड किया जो हमने बासल कन्वेंशन में कहते थे, अथॉरिटी हमने बनाई, रिस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस बनाई। क्या ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट है? नो, बस आप एक बार देख लो कि कैसे काम करेगा। अभी सबसे पहले तो पावर लगाई कि कुछ पेनल्टीज देनी पड़ेंगी लोगों को, और उन्होंने गलती करी तो ये इंडियन टेरिटरी पे ही अप्लाई होगी। भाई हम कभी दूसरे देश के लिए तो लॉ बना नहीं सकते। दूसरा, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 के अंदर एक्सटेंडेड द होल ऑफ इंडिया। अब इस एक्ट के जरिए हम ये पूरी टेरिटरी पूरी इंडिया पे लगाएंगे, और इसकी 3 बार अमेंडमेंट हो चुकी है। कब? 1988, 1999, 2009। ग्रांट्स एग्जीक्यूटिव पावर रिलीज को, रेगुलेटरी नेचर है, ठीक है। ये सारी चीजें अब देखते हैं। अब हमारा मेन मुद्दा स्टार्ट होता है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू कंट्रोल एनवायरमेंट पोल्यूशन, किसके लिए लेकर आए हम? एनवायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, अंडर आर्टिकल 253। क्या आर्टिकल यहाँ इंपॉर्टेंट है? नहीं। इन वेक ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, अब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई है ना, बहुत लोगों की उसमें डेथ हुई, बहुत लोग मर गए। अब ऐसे में क्या करना था? एक ऐसा एक्ट की जरूरत थी जो इन सारी चीजों को, इन सारी दिक्कतों को खत्म कर दे। तो हम लेकर आए एनवायरमेंट एक्ट ऑफ 1986। अब देखो आर्टिकल 253 of the Constitution of India, legislation for giving effect to international agreements. Parliament has power to make law for whole or any part of territory of India for implementing any treaty, convention, agreement with any country or countries, any decision made at any international conference and association. ओवरऑल कहना ये चाहता है कि आर्टिकल 253 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो किसी भी लेवल पे, ग्लोबल पे कोई भी ट्रीटी, कोई भी कन्वेंशन, कुछ भी साइन करके आती है तो अपनी पावर से वो पूरी इंडिया में उसको लागू कर सकती है। हमने इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एनवायरमेंट जो डेफिनेशंस, 3 डेफिनेशंस दी गई कि एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है, हजार्डस सब्सटेंसेस क्या होती हैं। तो एनवायरमेंट पोल्यूशन, यहाँ देखो, एनवायरमेंट पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट डिफाइंड एज एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन सच अ कंसंट्रेशन मे बी और मे नॉट बी टेंडेंट टू इंजरियस टू द एनवायरमेंट, ठीक है। हजार्डस सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस which may cause harm to human beings, other living creatures, plants, microorganisms, property or the environment। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ईपीए 1986 के अंडर क्या एनवायरमेंट की डेफिनेशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन की डेफिनेशन, हजार्डस सब्सटेंस की डेफिनेशन दे रखी है? तो यस, दे रखी है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टू इम्प्लीमेंट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट ऑफ 1972 को इम्प्लीमेंट करना। एक्ट इज एन अम्ब्रेला, प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट। अब ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करेगा, समझ लो ये अम्ब्रेला है। अभी कैसे काम करेगा? इसी के अंदर आ जाएगा हमारा वाटर एक्ट, ईपीए 1981 एक्ट, सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी और ये बड़ा एक्ट बन के इन सब के ऊपर काम करेगा। मेजर प्रोविजंस क्या है ईपीए एक्ट के? थ्रू ईपीए एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स फुल पावर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। द पावर इंक्लूड्स, पावर क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन बाय स्टेट, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशन वाइड प्रोग्राम्स, लेइंग डाउन एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, स्पेशली दोज गवर्निंग एमिशंस और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स, placing restriction on the location of industries and so on, authority to issue direct orders including orders to close, prohibits or regulatory any industry, power of entry for examination, testing, ये सब देखना काम करेगा नहीं, preparation of codes, guides and manuals, such other matters, और वो matters भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये बहुत जरूरी है टाइम के हिसाब से, ये हम उनको कह देते हैं, वो करके देंगे, ये सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे जो मुद्दा है ये चीज है कि क्वेश्चन यहां से बनेंगे जो अब मैं बताने जा रहा हूं। एक्ट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स
इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। एक स्टैंडर्ड आपको दे देगा 230 लीटर से ज़्यादा आप नहीं बाहर निकाल सकते पॉल्यूशन, तो इसके ऊपर जाओगे तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। दूसरा, हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंसेस एक्सेप्ट दोज इन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एक्ट प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर पेनल्टीज, प्रोविजन देता है कि कौन कौन कैसी पेनल्टीज लगेंगी। प्रिजन टर्म फॉर 5 ईयर, फाइन टू ₹1 लाख, बोथ दोनों हो सकता है, 5,000 फाइन एवरी डे ऑफ कंटिन्यूइंग वायोलेशन। जैसे ये आपकी फैक्ट्री है, इन्होंने आपको एक नोटिस भेज दिया कि आप पॉल्यूशन कर रहे हो, अगर आप फिर भी नहीं मान रहे हो, डेली के आपको 5,000 रुपये का फाइन लगता रहेगा। इफ फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन ऑकर्स मोर देन 1 ईयर, ऑफेंडर पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड्स अप टू 7 ईयर्स। और अगर ऑफेंडर जो है तब भी नहीं मान रहा 1 साल तक, तो उसको 7 साल की सजा हो सकती है। क्या ये 7 साल की सजा ये सब याद करना जरूरी है? नो 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 इम्पोर्टेंट। सेक्शन 19 क्या कहता है? एनी पर्सन मे फाइल अ कंप्लेन विद अ कोर्ट एलिजिंग ऑफेंस अंडर एक्ट। सिटीजन सूट्स रिक्वायर्स पर्सन हैज टू गिव नोटिस नॉट लेस देन 60 डेज ऑफ एलिज्ड ऑफेंस ऑफ पॉल्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ आया? तो कोई भी इंसान जा सकता है कि सर मेरे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फेस करना पड़ रहा है क्योंकि साइड में जो फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है ऐसा काम कर रही है। तो इस तरीके से आप इसको समझिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और लोग लिटरली अपना इतना टाइम वेस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इतना करते हैं। आपको पीटी क्वालिफाई करना है, पीटी में पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, यू हैव टू जस्ट स्कोर 90+ मार्क्स इन योर पीटी एंड यू आर डन विद पीटी, है ना। तो देखो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? टूल टू एंटीसिपेट लाइकली एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स। ठीक है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स को कैसे हम कम करें, इसका एक टूल है, सजेस्ट करता है कुछ मेजर्स क्या लेने चाहिए, स्ट्रेटेजीज। इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में 1978 में विद रिस्पेक्ट टू रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में। अब इसमें ध्यान से सुनना कैसे काम होगा, ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग होगी, पहले स्क्रीनिंग देन स्कोपिंग। इज एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड व्हाट टू स्केल, मतलब जैसे ये है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में ना एक एक छोटी छोटी चीज दी जाती है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब वो सारे अप्रूवल हो जाते हैं तब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। सबसे पहला काम होता है क्या ईआईए की नीड भी होती है या नहीं, है या नहीं, ये पूछा जाता है। तो इसके लिए स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग की जाती है। फिर असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड रिस्क, व्हाट डाटा विल बी कलेक्टेड डिटरमाइन एनवायरमेंटल रिस्क। फिर एक डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे देखा जाता है कि अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट इतना नुकसान करेगा, क्या हमें हाँ करना चाहिए या नहीं। ठीक है, फिर मिटिगेशन, व्हाट मेजर्स विल बी फॉलोड टू मिनिमाइज असेस्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। अच्छा, अगर ये चीज ये इम्पैक्ट कर रहा है तो ऐसे क्या मेजर्स फॉलो करें कि ये चीज ना हो, पॉल्यूटेंट ज्यादा और ये फैक्ट्री भी सेट हो जाए। थर्ड, डिसीजन लिया जाता है। लास्ट में मॉनिटर किया जाता है कि अब कैसा काम चल रहा है। Environmental Impact Assessment comes under Notification of EIA of Development Projects 1994 under EPA 1986। तो आपको सिर्फ याद रखना है, तो जो Environmental Impact Assessment है वो डायरेक्टली 1986 के अंदर आता है। ठीक है, देखो, EIA comes under Notification of Environmental Impact Assessment Development Projects। ठीक है, इसके अंदर आता है। Besides, EIA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इशूड अ नंबर ऑफ अदर नोटिफिकेशंस जो कि इसके रिलेटेड हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। EIA डायरेक्टली किसके अंदर आता है, बस इतना याद रखना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। EIA अब क्या है? नाउ मैंडेटरी है मोर देन 30 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड दीज प्रोजेक्ट्स गेट एनवायरमेंटल क्लियरेंस ओनली, यहाँ पे जो वर्ड है ना ओनली, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ओनली आफ्टर द EIA रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। तो EIA के अंदर अभी 30 से ज़्यादा ऐसी कैटेगरीज को शामिल कर लिया गया और वो तभी स्टार्ट होंगी जब ये अप्रूवल मिलेगा EIA की तरफ से। देखिए आगे देखते हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस और गो अहेड सिग्नल इज ग्रांटेड बाय इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। ठीक है, EIA तो कह देगा चलो कर लो, लेकिन इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? उसका सर्टिफिकेट ये एजेंसी देगी, इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि हाँ आप मेरा जो लेट्स से मेरा फ़ोन ले जाओ, आप ट्रिप पे लेकर जाना चाहते हो, या मेरा कैमरा लेकर जाओ, लेकिन आपको इसका अप्रूवल सर्टिफिकेट कौन देगा? आपके फादर, है ना। उसी तरीके से द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ EIA रिस्क असेसमेंट देखता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट देखता है, पोस्ट प्रोडक्ट मॉनिटरिंग देखता है। एक बार इसको याद करो, स्क्रीन, स्कोपिंग, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंट रिस्क, मिटिगेशन, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग। स्क्रीन, स्कोपिंग, असेसमेंट, मिटिगेशन, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नाउ प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर EIA क्लियरेंस, अब वो प्रोजेक्ट जिनको EIA क्लियरेंस की नीड होती है, कौन से? ऑल प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इन द फॉलोइंग। कैन कौन से हैं? इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दैट नीड रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियरेंस की नीड होती है, तो वो आएंगे। दूसरे, न्यूक्लियर पावर एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स,
रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग हाइडल पावर, मेजर इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, पोर्ट्स, हार्बर्स, एयरपोर्ट्स एक्सेप्ट माइनर पोर्ट्स एंड हार्बर्स। मतलब पोर्ट्स, हार्बर्स और एयरपोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो भी EIA में आती है, लेकिन अगर माइनर पोर्ट और हार्बर है तो नहीं नीड है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज इंक्लूडिंग क्रूड एंड प्रोडक्ट पाइपलाइंस, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, petrochemical complexes and petrochemical intermediates and production of basic plastics, bulk drugs and pharmaceuticals, exploration for oil, gas and their production, transportation and storage, synthetic rubber, asbestos and asbestos products, याद रखना asbestos इसमें है, हाइड्रोसाइनिक एंड इट्स डेरिवेटिव्स, प्राइमरी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, जैसे आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, फिर से याद कर लो, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड एटसेट्रा, क्लोर एल्कली इंडस्ट्री, इंटीग्रेटेड पेंट कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर रेजिन्स, बेसिक मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो पेंट वगैरह है, विस्कोज स्टेपल फाइबर, बायोडिग्रेडेबल फाइबर सिमिलर टू कॉटन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल है स्टील, इसको रखा गया है। स्टोरेज बैटरीज इंटीग्रेटेड with manufacture of oxidize of lead and lead anomaly allow all tourism projects 200 से 500 मीटर्स ऑफ हाई वाटर लाइन वाले, थर्मल पावर प्लांट्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, टेरेड रोड्स इन हिमालयज एंड फॉरेस्ट, डिस्टिलरीज, रॉ स्किन्स एंड हाइड, पल्प, पेपर, न्यूज़प्रिंट डाइज, सीमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटा, एमिनोफिनॉल एटसेट्रा। याद रहे 5 स्टार रेटिंग है इस वाले टॉपिक की। ये सब कुछ आपको 28 के पता होने चाहिए कि ये इनके लिए अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। अब प्रीलिम्स के लिए जो मैंने आपको क्रोनोलॉजी याद दिलाई थी, यहाँ पे वो डिटेल में लिखी हुई है। अब इसको समझते हैं, स्टेप्स ही नहीं आई ये प्रोसेस। सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, देन स्कोपिंग होगी, पता है आपको। थर्ड में कलेक्शन होगा बेसलाइन डाटा का, ठीक है, वहाँ का वो स्टेटस देखा जाएगा, स्टडी की जाएगी उस एरिया को, कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा, तो SSC याद रखना, ठीक है, SSC इतना तो आपको याद रहेगा। इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, मिटिगेशन मेजर, पहले इम्पैक्ट देखा जाएगा, फिर मिटिगेशन क्या हो सकता है, फिर पब्लिक हियरिंग होगी, पब्लिक से पूछा जाएगा कि क्या चाहते हैं आप लोग, कैसा होना चाहिए, कैसे होगा काम, ठीक है। कंसल्टेशन ली जाती है, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, मिटिगेशन मेजर्स, पब्लिक हियरिंग, डिसीजन मेकिंग, मॉनिटरिंग, देखिए लास्ट डिसीजन मेकिंग, देन मॉनिटरिंग एंड देन असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव, डेलिनेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स एंड EIA रिपोर्ट, मिटिगेशन प्लान, रिस्क असेसमेंट। समझ आया? देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना। अब होगा क्या, होगा ये कि आप ये याद करिए, SSC, IMP है ना, IMP, DM, SSC एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट और DM बनना है ही इम्पॉर्टेंट, है ना। तो अब देखो, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा, इम्पैक्ट प्रोडिक्शन, मिटिगेशन मेजर्स, पब्लिक हियरिंग, डिसीजन मेकिंग एंड दिस मॉनिटरिंग, ठीक है। नाउ असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, डेलिनेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स एंड EIA रिपोर्ट। देखो मिटिगेशन प्लान क्या है, वंस अल्टरनेटिव्स हैव बीन रिव्यूड एंड मिटिगेशन प्लान शुड बी ड्रॉन अप फॉर द सिलेक्टेड ऑप्शन एंड सप्लीमेंटेड विद एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। मतलब कि अगर एक बार आपको जैसे किसी चीज़ का मिटिगेशन मेजर चाहिए, भाई ये चीज़ है, इसमें कमी है, इसके बदले कुछ और कर लो, तो ये प्लान हो जाएगा। रिस्क असेसमेंट लास्ट में देखते हैं कितना है। अब हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल अप्रेजल। क्या है एनवायरमेंटल अप्रेजल? देखिए, अप्रेजल कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, किसने कंस्टिट्यूट करी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। फर्स्ट स्क्रूटनाइज प्रोजेक्ट था। ऑल्सो होल्ड कंसल्टेशंस विद इन्वेस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स इफ एवरीथिंग फाइन, डिसीजन विद इन 90 डेज। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 90 डेज के अंदर डिसीजन आ जाता है। समझ आया? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ कोस्ट्स, मतलब कोस्टल जो एरिया है उनकी। कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान्स prepared by coastal states UTs as per rules set by CRZ notification. फाइनल अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट देता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलती है। When project require both environmental clearance plus Forest Conservation Act 1980, proposal for both required to give simultaneously. तो दोनों के लिए आपको मिलना पड़ेगा। Project does not involve diversion of forest land, cases processed by only for environmental clearance. समझ आया? सिंगल विंडो क्लियरेंस का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्लस फॉरेस्ट्री क्लियरेंस, एक ही विंडो से दोनों के क्लियरेंस मिलेंगे। मेन पार्टिसिपेशन ऑफ EIA क्या है? EIA अप्लाइज टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्शन। 6 मेन प्लेयर्स आर दोज हु प्रपोज द प्रोजेक्ट, पहले जिन्होंने प्रपोज किया। दूसरा एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स हु प्रिपेयर्स EIA ऑन बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। थर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट और नेशनल दोनों, मतलब SPCB और CPCB। पब्लिक हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, रीजनल सेंटर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। ठीक है, अब कंपोजिशन हुई है एक एक्सपर्ट कमिटी की फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए। ठीक है, देखो
चेयरमैन कौन होगा? आउटस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस्ड इकोलॉजिस्ट, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे वो। EIA कमिटी इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम 15 मेंबर होंगे इसमें, विल कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स इन फॉलोइंग डिसिप्लिन। उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसमें वो एक्सपर्ट होना चाहिए। इकोसिस्टम मैनेजमेंट, एयर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फ्लोरा फौना कंजर्वेशन मैनेजमेंट, लैंड यूज प्लानिंग एटसेट्रा। अब सेलिएंट फीचर्स ऑफ 2006 अमेंडमेंट टू EIA नोटिफिकेशन। अब EIA जो हमारा आया था उसको अमेंड किया गया था 2006 में, उसकी क्या सेलिएंट फीचर्स है, मतलब उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है वो देखते हैं। Environment Impact Assessment Notification of 2006 had decentralized the environment clearance projects by categorizing the developmental projects into two categories. इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया। पहला कैटेगरी ए नेशनल लेवल अप्रेजल, कैटेगरी बी स्टेट लेवल अप्रेजल। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स आर अप्रेज्ड एट नेशनल लेवल बाय इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी एंड द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स आर अप्रेज्ड एट स्टेट लेवल एनवायरमेंट IAA एंड स्टेट लेवल EAC आर कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस। अब सुनो, 2006 के अमेंडमेंट के बाद जो EIA की साइकिल थी वो 4 स्टेज में काम करती थी: स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग एंड अप्रेजल। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट रिक्वायर करते थे मैंडेटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस होगा ही होगा उनके पास, ठीक है, एंड थस दे डू नॉट अंडरगो द स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो उनको स्क्रीनिंग की क्या नीड है अगर उनको चाहिए ही तो। बट कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स के साथ क्या हुआ, प्रोजेक्ट्स अंडरगो स्क्रीनिंग प्रोसेस एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब कैटेगरी बी में भी 2 तरह के थे। पहला कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स मैंडेटरी रिक्वायर, जिनको मिलना ही लेना ही पड़ेगा। दूसरे डू नॉट रिक्वायर EIA एनवायरमेंट क्लियरेंस। तो यहाँ से क्या आया, एनवायरमेंट कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स अंडरगो द कंप्लीट EIA प्रोसेस, वेयर कैटेगरी बी टू प्रोजेक्ट्स मतलब ये आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्लीट EIA प्रोसेस। समझ आ गया? तो जैसे क्या होता है ना कि EIA हो रहा है, कम बी वाले में बात करो तो एक में तो उनको लगेगा हाँ यहाँ EIA की नीड है, दूसरे में लगेगा यहाँ नहीं है, तो वो B1 हो गया, ये B2 हो गया। अमेंडमेंट टू EIA नोटिफिकेशन 2006 इन रिस्पेक्ट ऑफ बल्क ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट्स टू रैम्प, जो प्रोडक्शन थी उसको रोकने के लिए ड्रग्स की कोविड-19 क्राइसिस में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट रैम्प अप प्रोडक्शन। अच्छा, हैज़ मेड एन अमेंडमेंट टू EIA नोटिफिकेशन 2006। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट, जितने भी प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज़ होंगी बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट्स हैव बीन रीकैटेगराइज्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैटेगरी ए टू B2। पहले जिनको रोका गया था कि नहीं इनका प्रोडक्शन नहीं होगा, EIA की वो चाहिए, उनको डायरेक्टली B2 में डाल दिया गया। अब पब्लिक कंसल्टेशन किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अमेंडमेंट टू EIA नोटिफिकेशन 2006 फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस वेवर फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने अमेंड किया EIA notification to exempt both onshore and offshore drilling explorations by oil and gas firms from EIA environmental clearance. The new amendment demote exploratory projects from category A to category B of B2. This means the authorities with the states concerned and will not require an EIA. तो जब भी इनको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च होना चाहिए तो उसको उठा के कहाँ डाल देते हैं, B2 में, जिसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस की नीड होती ही नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज जो हम अपनी UPSC प्रीलिम्स एनवायरमेंट की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। तो ये पूरी इंडिया में एक्सटेंडेड है, पहले JNK में नहीं था लेकिन अभी आर्टिकल 370 के बाद हो गया है। क्या प्रोवाइड करता है कि स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड देता है, डिफाइन करता है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज लाइक हैबिटेट क्या है, हंटिंग जू क्या है, सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क, रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। रेगुलेशन करता है हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स की, एस्टेब्लिशमेंट करता है सेंचुरीज़ की, नेशनल पार्क्स की। स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन करेगी नो नीड टू पास एनी लॉ डिक्लेयर एन एरिया एज ए सेंचुरी नेशनल पार्क। तो अगर सेंचुरी नेशनल पार्क बनाना तो कौन डिसाइड कर लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। रेगुलेशंस फॉर ट्रेड, वेट अ मिनट, रेगुलेशंस हियर, रेगुलेशंस फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। रेगुलेशंस फॉर ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड ट्रॉफीज एंड मैनेजमेंट ऑफ जूज, जुडिशली इम्पोज पेनल्टीज फॉर वायलेटिंग द एक्ट। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स। अमेंडमेंट्स, द एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड 7 टाइम्स। एक्ट कितनी बार अमेंड हो चुका है? 7 टाइम्स। याद रहे ये चीज़, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1982, 1986, 1991, 1993, 2002, 2006, 2013। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 एंड फाइनली 2022 में भी हुआ है, आई थिंक 8 टाइम्स। 1982 में क्या हुआ? इंट्रोड्यूस द प्रोविजन परमिटिंग द कैप्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। अगर साइंटिस्ट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ मैनेज करना है, तो उनके लिए ये अलाउ करता है। 2002 में क्या बोला गया? इट मेड पनिशमेंट एंड पेनल्टी मोर स्ट्रिंजेंट, प्रोविजन फॉर नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ।
2006 क्या कहता है? 2006 में दो चीज़ें आती हैं, पहला नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दूसरा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और जब मैं कहूँ स्टैट्यूटरी बॉडी तो याद रखना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। WPA अमेंडमेंट 2013 में हुआ, प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर्स ऐड किया गया, प्रोटेक्ट्स हंटिंग राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सिक्स स्केड्यूल्स फॉर स्पीशीज़ के लिए 6 स्केड्यूल्स बनाए गए थे। ठीक है, जैसे हार्मिंग एंडेंजर्ड स्पीशीज़ लिस्टेड इन स्केड्यूल 1 ऑफ द एक्ट प्रोहिबिटेड थ्रू आउट इंडिया, जिनको पूरे इंडिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अगर वो इस वाले स्केड्यूल 1 में आते हैं तो। दूसरा, हंटिंग स्पीशीज लाइक दोज रिक्वायर स्पेशल प्रोटेक्शन, जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की नीड है स्केड्यूल 2, जैसे बिग गेम स्केड्यूल 3 एंड स्मॉल गेम स्केड्यूल 4 में आ गए, रेगुलेटेड थ्रू आउट लाइसेंसिंग। अ फ्यू स्पीशीज क्लासिफाइड एज वर्मिन, कुछ को वर्मिन कहा गया, मे बी हंटेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, उनको आप हंट कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्केड्यूल 6 जो कि प्लांट प्रोटेक्शन देता है, एडिड बाय अमेंडमेंट ऑफ 1991, नो पर्सन इज अलाउड टू कल्टिवेट ए स्पेसिफाइड प्लांट मेंशन्ड इन स्केड्यूल 6, जो भी इसमें है उसको आप उगा नहीं सकते हो जब तक कि आपको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक लाइसेंस न दे दे तब तक। स्केड्यूल 6 लिस्ट ऑल 6 प्लांट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन इंक्लूडिंग इन सीड्स अपेंडेंसीज, बिडोमोस, साइकेड, ब्लू वांदा, कुट, लेडीज स्लीपर, ऑर्चिड्स, पिचर प्लांट, रेड वांडा। चलो इसको रट्टा मार के याद करते हैं। पहला कौन सा है? बेडोम्स, साइकेड, इसको याद रखना, बेडोम्स, साइकेड, ब्लू वांदा, ठीक है, रेड वांदा, ब्लू वांदा, ठीक है, पिचर प्लांट, लेडीज स्लीपर, ऑर्चिड्स, कुट, याद रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। WPA 1972 अगेंस्ट टैक्सीडर्मी, प्रिजर्वेशन ऑफ डेड वाइल्ड एनिमल्स एज ट्रॉफी और इन द फॉर्म ऑफ स्किन्स, एंटलर्स, हॉर्न्स, एग्स, टीथ और नील्स। आप ये नहीं कर सकते हो। आपने ओल्ड मूवीज़ में अगर देखा हो तो आप विलन के घर में अंदर जाते ही शेर का वो लगा रहता है, कोई सर, कभी हिरन का, तो वो सब आप नहीं कर सकते हो, इस एक्ट ने ऐसा बोला। ठीक है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में परमिट हंटिंग ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल इफ इट हैज़ बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ और सो डिसेबल्ड और डिसीज एज टू बी बियॉन्ड रिकवरी, मीन्स अप्रीहेंशन कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर किलिंग। मतलब अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को लगता है कि ये पर्टिकुलर जो एनिमल है या जो स्पीशीज़ है वो कुछ भी हो, ये एनिमल जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस हो चुका है, तो ये उसको मारने की परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, या तो कोई जानवर है जो बहुत बीमार चल रहा है और हमें पता भी ये 100% दोबारा रिकवर नहीं हो सकता, तब भी उसको मारने की आदेश दिया जा सकता है। ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। डिलिनेशन ऑफ पावर्स, इसमें पावर्स क्या आती है? नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड इनसाइड ए नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिट नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर वंस परमिटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट। जब तक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन स्टेट का हाँ नहीं करेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो नेशनल पार्क में। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में परमिट हंटिंग फॉर एनी वाइल्ड एनिमल इफ इट हैज बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ। समझ आ गया? बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैन नोटिफाई नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडर द एक्ट। कौन कौन? स्टेट भी कर सकते हैं, सेंट्रल भी कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया एज अ सेंचुरी नेशनल पार्क वेयर द स्टेट गवर्नमेंट सीजेज और अदरवाइज ट्रांसफर एनी एरिया विद इन अ सेंचुरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज कैन बी डन बाय, अगर जैसे ये नेशनल पार्क है, इसकी बाउंड्री को अल्टर करना है, थोड़ा सा कम करना है या बढ़ाना है, तो इसको कौन करेगा? स्टेट्स। किसके? लेकिन करेगा कैसे? ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। अगर उनको बाउंड्रेशन में अल्ट्रेशन करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रायर परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी? NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। Central governments may by notification declare any wild animal other than those specified in Schedule 1 and 2 to be vermin. Wild animals that are harmful to crops, animals or which carry disease, example rodents। समझ आ गया? Schedule 1 और Schedule 2 को छोड़कर किसी भी स्पीशीज को सेंट्रल गवर्नमेंट वर्मिन डिक्लेयर कर सकता है। अब ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पता है क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट का यूज़ करके कुछ भी कर सकता है, पर यहाँ पे जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने समझी हो तो। ठीक है, now central government may add or delete any entry to or any form schedule or transfer to any entry from one part of schedule to another part of the same schedule from one schedule to another। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसी को आगे ले लो, तो क्या कर सकता है? किसी भी स्केड्यूल को किसी भी स्केड्यूल की स्पीसीज में डाल सकता है, अल्टर कर सकता है, निकाल सकता है, रख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मंकीज डिक्लेयर्ड वर्मिन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, बस ये सब पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्लैरिफिकेशन, ये सेंट्रल जू अथॉरिटी। अब सेंट्रल जू अथॉरिटी क्या करती है? WPA 1972 प्रोवाइड फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, याद कर लो, 1972 CZA, सेंट्रल जू अथॉरिटी
बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन होगा एक एनवायरमेंट मिनिस्टर, चेयरपर्सन कौन हो गया एनवायरमेंट मिनिस्टर, सच नंबर्स ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 10 अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 ही मेंबर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एक मेंबर सेक्रेटरी होंगे। फंक्शंस क्या है इनके, रिकॉग्नाइज डी रिकॉग्नाइज एनी जू इन कंट्री, मतलब कि ये जू है या नहीं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, डी रिकॉग्नाइज, नो जू ऑपरेटेड विदाउट रिकॉग्नाइज बाई इट, जब तक ये नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे तब तक कोई भी जू काम नहीं कर सकता है। लेज डाउन गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्स रूल्स बाय विच एनिमल्स ट्रांसफर्ड एक्सचेंज अमंग जूज नेशनली एंड इंटरनेशनली, ठीक है। प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू जूज, आइडेंटिफाइज एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर पर्पज ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग, standards and norms for housing, upkeep, healthcare and overall management of animals in zoos laid down under recognition of zoo rules 1992, ठीक है। CZA affiliate members वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स वाजा, ठीक है, जो ये हैं उसके एफिलिएट मेंबर्स यहाँ पे आते हैं। वाजा इज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड जू एंड एक्वेरियम कम्युनिटी, तो वाजा जो है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स, वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये ऐसे है, तो वर्ल्ड में जितनी भी जूज हैं वो इस वाजा के अंडर काम करती हैं एक तरीके से। प्रोवाइड लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ जूज एक्वेरियम्स एंड पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इन एनिमल केस वेलफेयर एंड कंजर्वेशन, फाउंडेड इन 1935 एट बासल स्विट्जरलैंड, ठीक है, समझ आ गया। वाजा को कहाँ फाउंड हुआ था, 1935 एट बासल स्विट्जरलैंड। ये तो हो गया। अब हमें देखना है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है क्या, कि जिसकी परमिशन के बिना स्टेट गवर्नमेंट अल्टर नहीं कर सकती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर है। याद रखना 1972 नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, 2002 लिखा हुआ है, ठीक है। इट रिप्लेस्ड इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ IBW को कर दिया। मेंबर्स 47 PM इसके चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। अदर मेंबर्स एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, 3 MPs होंगे, 2 फ्रॉम लोकसभा 1 फ्रॉम राज्यसभा, 5 NGO होंगे, 10 एमिनेंट इकोलॉजिस्ट और कंजर्वेशन एनवायरमेंट। क्या ये ज़रूरी है? नो, ये ज़रूरी है, यस। चेयरमैन कौन होगा? PM, वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। ड्यूटीज एंड पावर्स क्या हैं? एडवाइजरी के नेचर में एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे कंजर्व करना है, डेवलप करना है वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को। पावर करता है रिव्यू ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स, अप्रूव करता है प्रोजेक्ट्स इन एंड अराउंड नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कोई भी अल्ट्रेशन बाउंड्री में नहीं हो सकती नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जब तक कि ये अप्रूवल ना दे। कौन करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट करता है। स्टैंडिंग कमेटी एक बनाई गई है इसकी, जो कि हैव रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। क्या करता है? रिकमेंडेशंस देता है इनको, ठीक है। फिर आता है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रहे। NBWL स्टैट्यूटरी बॉडी, CPCB स्टैट्यूटरी बॉडी, वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। 1972 के अंदर आता है, मैंडेट करता है UT स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे इसे। समझ आ गई किसको आपको कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चेयरमैन को होगा मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट, जो भी मिनिस्टर होगा फॉरेस्ट में, चार्ज ऑफ फॉरेस्ट में, वही होगा। चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन इफ मिनिस्टर एब्सेंट, तो ये चेयरमैन बन जाएगा अगर मिनिस्टर नहीं है तो। ड्यूटीज क्या है? एडवाइजेज स्टेट गवर्नमेंट इन सिलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरियाज टू बी डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत बचा हुआ है। देखिए उसके बाद हमारा आता है स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, देख ध्यान से सुनना। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का चेयरमैन को होगा मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट इन स्टेट्स और UT। मैंने ऊपर बताया चीफ सेक्रेटरी इफ मिनिस्टर इज वैकेंट, ठीक है। अब देखो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मेन ऑफिसर्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एंड UTs, लेस देन 10 मेंबर इंडिविजुअल इंटरेस्टेड इन दिस, नॉमिनी ऑफ द डायरेक्टर, फॉरेस्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट और UT, सेक्रेटरी टू द स्टेट और UT गवर्नमेंट, 2 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और UT। रिकमेंडेशन देता है क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड। किसकी रिकमेंडेशन पे बना है? क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। अब देखो फिर आता है 2022 का बिल, और ये आया बढ़िया बिल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2022। द पार्लियामेंट हैज क्लियर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 टू अमेंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972। क्या करता है? गिव इफेक्ट्स टू इंडियाज ऑब्लिगेशंस अंडर द सीट्स कन्वेंशन ऑन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा, रैशनलाइज स्केड्यूल्स विच लिस्ट आउट स्पीशीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। स्ट्रेंथन करता है प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज को जो कि स्पेशली एंडेंजर है। कंजर्व और प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ थ्रू बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, बेनिफिट द लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज। अभी जो आया है 2022 का,
इसको ध्यान से सुनना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, नॉर्म्स फॉर कैप्टिव ब्रीडिंग, अपॉइंट करेगा अथॉरिटी की इलीगल ट्रेड ना हो, रेगुलेट करेगा वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इंपॉर्टेंस क्या है? इंश्योर करेगा कंजर्व एंड प्रोटेक्ट करेगा इंडिया के डाइवर्स एंड यूनिक वाइल्ड लाइफ को, अमेंड करता है एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इंपोर्ट, ट्रेड, प्रोसेशन, प्रोलिफरेशन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। ये फालतू की चीज़ें हमारे देश में नहीं आनी चाहिए इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, जिससे हमारा जो लोकल सॉइल है, लोकल एनवायरमेंट है, वो खत्म होता है। प्रोविजन करता है वॉलंटरी सरेंडर की कैप्टिव एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स की, अगर किसी ने रख रखे तो वॉलंटरी सरेंडर कर दो, कम सजा होगी, कुछ इस तरीके का। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ट्रांसफर करता है फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कौन कौन से? फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम स्टेट। पहले ये स्टेट लिस्ट में था तो सिर्फ इसको स्टेट रेगुलेट कर सकता था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के जरिए इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, स्टेट और सेंटर दोनों कर पाए। अब पढ़ते हैं फॉरेस्ट राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट के राइट्स क्या है और उसको कंजर्व कैसे करना है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 IFA, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ड्यूटी लिवेबल ऑन टिम्बर। प्रोटेक्शन करेगा, मैनेजमेंट करेगा फॉरेस्ट की, और क्या उस पर टैक्सेस, क्या पैसा लगेगा टिम्बर काटने पर, उन सब के ऊपर। प्रोवाइड करेगा प्रोसीजर डिक्लेयरिंग एन एरिया टू बी रिजर्व प्रोटेक्टेड विलेज फॉरेस्ट। यही एक क्राइटेरिया बताता है कि कैसे एक एरिया को आप रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकते हो, प्रोटेक्टेड एरिया कर सकते हो, विलेज फॉरेस्ट कर सकते हो। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन रिजर्व फॉरेस्ट में होती है, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में होती है, फिर विलेज फॉरेस्ट में होती है, याद रहेगा। तो RPV ऐसे याद रखना, ठीक है, RPV। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, रिजर्व फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, एंड देन विलेज फॉरेस्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2017 अमेंडमेंट, ठीक है। अब देखो, अमेंडेड डेफिनेशन ऑफ ट्री, रिमूव वर्ड बैम्बू। पहले बैम्बू ना ट्री में आता था, तो हम बैम्बूज को काट नहीं सकते थे, अगर आप काटते तो लीगली आपके ऊपर एक्शन लिया जाता था, लेकिन 2017 के अमेंडमेंट में बैम्बूज को इसमें से हटा दिया गया। मीन्स बैम्बू ग्रोइंग इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज विल बी वेव्ड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन फॉर इट्स फेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन फॉर इकोनॉमिक यूज़। मतलब आपको कोई भी परमिशन लेने की नीड नहीं है इसको काटने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है। स्टेट गवर्नमेंट में कंस्टिट्यूट एनी फॉरेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड एज रिजर्व फॉरेस्ट। समझ आ गया? ध्यान से सुनना, स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चाहे तो किसी भी फॉरेस्ट लैंड को या वेस्ट लैंड को वो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकती है। दे में सेल प्रोड्यूस फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, क्या से उसको जो भी प्रोड्यूस होगा उसको बेच सकती हैं। बिफोर इशूइंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट नीड टू अपॉइंट, क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? नीड्स टू अपॉइंट फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो ये करने से पहले उनको एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जिसके पास सिविल कोर्ट की पावर होगी, टू इंक्वायर एंड टू प्रोवाइड सेटलमेंट्स टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू दैट एरिया। ऑल एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड इन रिजर्व फॉरेस्ट। सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है प्रोहिबिटेड है, रिजर्व फॉरेस्ट में बंद है, आप नहीं कर सकते हो जब तक कि कुछ परमिटिंग ना बोला जाए कि भाई आप ये कर लो। समझ आया? उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट कैन असाइन टू एनी विलेज कम्युनिटी एनी लैंड कंस्टिट्यूटेड एज रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ विलेज और कम्युनिटी की बात हुई है, याद रहे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटरी मैनेजमेंट ऑफ विलेज फॉरेस्ट। क्या करता है? रूल्स बनाता है रेगुलेटरी मैनेजमेंट के कि कैसे विलेज फॉरेस्ट को करना है। मतलब अब ये वाली क्रोनोलॉजी दोबारा याद करो, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो, विलेज फॉरेस्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट कैन असाइन टू एनी विलेज कम्युनिटी द राइट्स ऑफ गवर्नमेंट टू और ओवर एनी लैंड विच हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड एज रिजर्व फॉरेस्ट। It may make rules for regulating the management of village forest, prescribing conditions under which the community may be provided with timber or other forest produce or pasture। समझ आया? अब हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट को हमें कंजर्वेशन देनी है भाई। देखो, कंजर्व करना पड़ेगा। 1980 का एक एक्ट आता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लेकर आओ, FC 1980, टू कंट्रोल अनचेक्ड डिफॉरेस्टेशन, ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ड्यूटी लिवाइबल ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट ऑफिसर एंड स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेस्ट एक्ट। अंडर दिस एक्ट क्या था? प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज। प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, रिक्वायर, अगर आपको फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्जन करना है कि कुछ और यहाँ बना लेते हैं कि यहाँ नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यहाँ पे चलो फैक्ट्री सेट कर लेते हैं, इसके लिए अगर ये करना है तो एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू दीज अप्रूवल्स। एक्ट डील्स विद 4 कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट। 4 तरीके के फॉरेस्ट के बारे में बात करता है, प्राइवेट फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। 1992 अमेंडमेंट क्या कहता है? अलाउिंग सम नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज इन फॉरेस्ट विदाउट कटिंग ट्रीज, लिमिटेड कटिंग विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। 1992 का अमेंडमेंट कहता है कि चलो ठीक है, हम आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं गोदवर्मन थिरुमकुलपड़ वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाइज टू ऑल फॉरेस्ट नॉट जस्ट दोज प्रोटेक्टेड फॉर रिकॉर्डेड इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। ऐसा ही नहीं कि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट है सिर्फ उन्हीं के ऊपर ये लागू होगा, ये सारे के सारे जितने भी फॉरेस्ट है इंडिया में, कहीं छुपे हुए भी अगर कुछ हमें अभी नहीं मिले उसके ऊपर भी ये लागू होता है। कन्फ्यूजन अबाउट व्हाट इज एंड इज नॉट अ फॉरेस्ट, अगर ये कन्फ्यूजन है कि क्या फॉरेस्ट है क्या नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अटेम्प्टिंग टू वीकन द एक्ट, अनसर्टेनिटी अबाउट द प्रोटेक्शन अंडर द फॉरेस्ट। अगर आपको पता होगा कि भाई फॉरेस्ट की डेफिनेशन ये है, क्या है ना, हमारे माइंड में एक ये है कि मैंने देखा ये जंगल है तो ये फॉरेस्ट है, एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी उनको कि ये फॉरेस्ट है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई फॉरेस्ट किसके ऊपर है, फॉल्स ऑन इंडिविजुअल स्टेट्स। फॉरेस्ट्री एडवाइजरी कमेटी हैज़ फाइनल से ऑन फेलिंग ट्रीज। अगर पेड़ गिराना है, FAC जो है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, उसका फाइनल से होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट डजंट हैव टू अप्रूव स्टेट क्राइटेरिया, स्टेट क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग फॉरेस्ट नॉट अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, आई थिंक दिस इज द सेम पेज, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके, फॉरेस्ट एक्ट 2006 आता है हमारा, FRA 2006 में। तो ये वाला जो आया था ये कब आया था, कंजर्वेशन वाला 1980 में। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट आता है, FRA, याद है 2006 में। Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006 प्रोवाइड करता है फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ डिप्राइव्ड फॉरेस्ट राइट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटिंग कंजर्वेशन पीपल्स लिवलीहुड राइट्स, स्ट्रेंथनिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। FRA रिकॉग्नाइज एंड सिक्योर करता है कम्युनिटी राइट्स। तो प्रीलिम्स में ना ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, पता नहीं ये वर्ड्स आप समझ रहे हो नहीं कि कम्युनिटी राइट्स या इंडिविजुअल राइट्स भी लिख सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। कम्युनिटी राइट्स इन एडिशन टू देयर इंडिविजुअल राइट, मतलब ये दोनों को ही वो करता है, प्रोटेक्ट करता है। राइट टू प्रोटेक्ट, कंजर्व, मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स विच कम्युनिटीज ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिंग कंजर्विंग फॉर सस्टेनेबल यूज़, वहाँ पे जो रहती हैं उन्हें भी हमें बचाना पड़ेगा। बेस्ट एग्जाम्पल आप कांतारा मूवी देखो, आपको पता लग जाएगा कि कैसे पेड़ को बचाया जाता है, कैसे ऑफिसर्स लगे होते हैं और कैसे कम्युनिटी उनको रोकती है कि ये हमारा एरिया, यहाँ पे आप लोग मत आओ, ठीक है। राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, राइट टू डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ एंड राइट्स ओवर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो कई बार जैसे यहाँ पे हमें अगर डेवलपमेंट करना है तो यहाँ जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको यहाँ सेटलमेंट देनी पड़ेगी। आपको सच बताऊँ तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको सेटलमेंट नहीं मिलती। दिस इज़ द रीज़न कि इंडिया में वो लोग विद्रोह पे उतर जाते हैं, है ना। अब इस पर्टिकुलर एक्ट के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, साइलेंट फीचर्स में देखते हैं। सबसे पहले नॉट एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एक्ट एप्लीकेबल है, सॉरी किसके लिए एक्ट एप्लीकेबल है, ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। नोडल एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, मोटा। रिकॉग्नाइजेज राइट ऑफ ऑनरशिप, एक्सेस टू कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज, कलेक्ट करोगे, यूज करोगे, डिस्पोज करोगे, इसे कहते हैं CUD, CUD ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट राइट एक्ट डिफाइंस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि FRA इज डिफाइनिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, येस, टू इंक्लूड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन बाय ट्राइबल्स। राइट्स आर अंडर कन्फर्ड अंडर एक्ट शेल बी हेरिटेबल बट नॉट एलिनेबल और ट्रांसफरेबल, ठीक है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूडेड अलॉन्ग विद रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फॉर रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स। FRA only recognizes pre-existing rights जो पहले से हैं, which already exercised by eligible person in national park and wildlife sanctuaries. It secured tenure of existing forest dwellers, but no new rights are being created. नए rights कुछ भी नहीं आएंगे। FRA 4 तरीके के rights बताता है, title rights, use rights, relief and development rights, forest management rights. FRA Act identified 4 types of rights. What are title rights? Gives right to ownership to land farmed forest dwellers subject to maximum of 4 hectares. Use rights, rights of the dwellers extended to extracting minor forest produce, grazing and areas, etc. Relief and development rights, rehabilitation in case of illegal eviction of forest displacement and to basic amenities subject to restrictions for forest protection. Forest management rights, right to protect, regenerate or conserve or manage any community forest resource which they have been traditionally protecting and conserving for sustainable use. क्राइटेरिया टू क्लेम राइट्स अंडर FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। क्राइटेरिया और कुछ एविडेंस चाहिए फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स को कि अपने राइट्स क्लेम कर सकें FRA के अंदर। वो मस्ट बी ST होना चाहिए, प्राइमरी रिसाइडेड इन फॉरेस्ट और लैंड प्रायर टू December 2005, डिपेंडेंट फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड फॉर लिवलीहुड नीड्स। क्राइटेरिया फॉर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू क्लेम राइट्स अंडर FRA एक्ट, प्राइमरी रिसाइडेड इन फॉरेस्ट फॉर 3 generations 75 years प्रायर टू December
2005. Dependent forest for livelihood needs. If an OTFD, other traditional forest dweller village, establishes its eligibility under the act, there is no need for every individual to establish its eligibility separately. समझ आ गया? मतलब अगर एक बंदे ने कर दी तो अलग दूसरे लोगों को करने की नीड नहीं है, वो उसी में कवर हो जाते हैं। इसमें एक मेजर कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है वो ग्राम सभा का समझना है। अब ग्राम सभा और विलेज फॉर पर्पज ऑफ FRA डिफाइन होते हैं इस एक्ट में। एज पर द एक्ट ग्राम सभा हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज द कम्पिटेंट अथॉरिटी। ग्राम सभा को कम्पिटेंट अथॉरिटी बताया गया इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। एंड डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। द डिसीजन ऑफ द ग्राम सभा टू रिजेक्ट और अलाउ क्लेम कैन बी अपील्ड बिफोर कोर्ट। ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स गाइडलाइंस आप पढ़ते हैं। Community forest resource rights are given under the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers. Recognition of Forest Rights Act 2006. In community forestry, local community plays a significant role in forest management. अब community forestry में local community बहुत important role play करती है. And land use decision making by facilitating support of government as well as NGOs. It gained prominence in the mid 1970s in many countries, including Nepal, Indonesia, Korea, Brazil, India, and North America. एक स्टडी के द्वारा जो मोटा ने रखी थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 2019 में, स्टेट लेवल गाइडलाइन देती है सस्टेनेबल रिसोर्स करने के लिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए। देखते हैं क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स क्या है। आपको मैं सच बताऊं तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये समझ लो कि ये चीज़ आती किसके अंदर, 2006 के अंदर। इसके अंदर CWH डिफाइंड अंडर द एक्ट एज द एरियाज ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज इनवायलेट फॉर द पर्पज ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, FRA आइडेंटिफाइज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एज द एजेंसी टू नोटिफाई द गाइडलाइंस रिलेटेड टू क्रिटिकल हैबिटेट। तो इसके लिए गाइडलाइंस कौन देगा, MOEF। 2011 गाइडलाइंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट नॉट इंपॉर्टेंट। देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स इन इंडिया। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मेक फाइनल डिसीजन ऑन CWH प्रपोजल। एक्सपर्ट कमिटी बिठाएगी, सबमिट प्रपोजल टू चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग्स एंड ऑब्जेक्शंस, आइडेंटिफाई कोर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स following public consultations based on scientific and objective criteria relevant to the protected area. Chief Wildlife Warden of each state in India appoint a 7-member expert committee, issue notice of recommendations 15 days in advance. Chief Conservator of Forests in charge of National Park or Sanctuary identify core wildlife habitat based on scientific and objective criteria relevant to the protected area following public consultation. So these are the things. अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप ये चीज़ पढ़ना, बस ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 2016 में एक बाइगा ट्राइब थी। कौन सी टाइप थी, बाइगा। इसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। लिविंग इन साल फॉरेस्ट इन माइकल हिल्स इन मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट टू गेट हैबिटेट राइट्स इन इंडिया अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसके पास हैबिटेट राइट्स हैं। बाइगा कम्युनिटी इज वन ऑफ द 75 particularly vulnerable tribal groups or PVTGs who are eligible to get habitat rights under FRA. The definition of the habitat rights was incorporated through an amendment in the FRA in 2012. As per the amendment, the district level committee shall ensure that all PVTGs receive habitat rights in consultation with these groups after filing claims before the Gram Sabha. It is Ministry of Tribal Affairs that decides habitat rights. तो कौन डिसाइड करता है, Ministry of Tribal Affairs. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। सुना बहुत है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन यहाँ पे हम इस एक्ट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इसके बाद हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको लेकर। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 एम करता है रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सो एज टू इंश्योर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूज़। ठीक है, मेन इंटेंट क्या है, मेन इंटेंट ये है कि इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी को सेव करेगा, एसोसिएटेड नॉलेज को, कि कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल हमारी चीज़ें चुरा ना ले, बायोपायरेसी न कर ले। बायोपायरेसी टू चेक बायोपायरेसी, प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड लोकल ग्रोवर्स थ्रू अ 3-tier स्ट्रक्चर बाय सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अब कोई भी हमारा जो आयुर्वेदा है, जो भी हमने हमारे कल्चर से निकला, उसको कोई और चुरा ना ले, पेटेंट ना करवा ले, उसके लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर 3 लेयर में प्रोटेक्शन बनाई गई है। पहली है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, 3 चीज़ें। जो अथॉरिटी है हमारी, ये इंजॉय करती है आहा मूवमेंट, मतलब पावर ऑफ सिविल कोर्ट। इसके पास पावर है किसकी, सिविल कोर्ट की। ठीक है, NBA एंड SBB जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, और जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, रिक्वायर टू कंसल्ट BMC इन डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। कुछ समझ आया? तो उनको बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी से, ध्यान से सुनना,
एनबीए और एसबीबी को रिक्वायर करता है, कंसल्ट करना पड़ेगा बीएमसी से इन डिसीजन रिलेटिंग टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. ऑल फॉरेन नेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ एनबीए फॉर obtaining biological resources and knowledge for any use. Indian individuals entities require approval of NBA for transferring result of research with respect to any biological resource. Foreign nationals organization. Collaborative research projects and exchange of knowledge and resources are exempted. क्या आया यहाँ पे, ये बहुत अच्छे से याद रखना. Collaborative research projects and exchange of knowledge and resources are exempted. ठीक है. Indian citizens, entities or local people including Veds and Hakims have free access to use biological resources within the country for their own use, medical purposes and research purposes. तो जैसे आप गांव गए, आपने वैद से बोला कि मुझे ये वाली जड़ी बूटी चाहिए. जैसे आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर, एक हर श्रृंगार करके एक पत्ता होता है जो घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, तो वो लेकर आ जाते हैं, तो उनके ऊपर नहीं लगता है. बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी फॉर्म ऑफ IPRs इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन और आउटसाइड इंडिया फॉर एन इन्वेंशन बेस्ड ऑन रिसर्च ऑन अ बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया, प्रायर अप्रूवल ऑफ एनबीए विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है. While granting approvals, NBA will impose terms and conditions to secure equitable sharing of benefits. The monetary benefits, fees, royalties as a result of approvals by NBA will be deposited in National Biodiversity Fund. तो जो भी पैसा यहाँ से आएगा, इसके लिए एक सेपरेट फंड बना है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड. और इस फंड का यूज़ कहाँ होगा? कंजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ एरियाज फ्रॉम वेयर रिसोर्सेज हैज़ बीन एक्सेस्ड, जहाँ से वो रिसोर्सेज निकाले गए उसको डेवलप करने के लिए. ठीक है. और इसका कंसल्टेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से लिया जाएगा. There is provision for notifying national heritage sites important from standpoint of biodiversity by state governments in consultation with the local self government. कहा जाता है कि अगर कोई जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके उसको चाहे तो नेशनल हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर सकते हैं. देयर ऑल्सो एग्जिस्ट प्रोविजंस फॉर नोटिफाइंग आइटम्स एरियाज फॉर एग्जाम्पशन प्रोवाइडिंग सच एक्सक्लूजन डज नॉट वायलेट अदर प्रोविजंस. ये सब चीज़ें हैं. अब इसको अमेंड किया जाता है, इसको किसको? हमारे बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 को अमेंड किया गया. और क्या आया देखो, द अमेंडमेंट सीक टू डीक्रिमिनलाइज सर्टेन प्रोविजन. उन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया कि सर्टेन प्रोविजंस को, एंड ब्रिंग मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द चेन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग रिसर्च, पेटेंट, ये सारी चीज़ें लाने के लिए. रिलैक्स सर्टेन रूल्स इन 2002 एक्ट इन ऑर्डर टू फास्ट ट्रैक रिसर्च एंड पेटेंटिंग एज वेल एज एम्पावर लोकल कम्युनिटीज. ठीक है. तो अमेंडमेंट ऑल्सो गिव एज एग्जेम्पशन टू रजिस्टर्ड आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम गिविंग प्रायर इंटेंशन टू स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड फॉर एक्सेसिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर सर्टेन पर्पसेज. The amendment also aimed at promoting cultivation of medicinal plants. Aimed at promoting, क्या कहा कि मेडिसिनल प्लांट्स को उगाइए, एंशियंट इंडियन मेडिसिन का यूज़ करिए. इन सबको हटाया गया. बाय एग्जेम्प्टिंग इंडियंस कल्टिवेटिंग मेडिसिनल प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम पेमेंट ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग. तो यहाँ पे इंडियंस है, सब ऑल ह्यूमंस नहीं है या एवरीवन नहीं है, इंडियंस जो इंडियन सिटीजन्स है. फिर बात आती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की. एक्ट आया 2010 में. अंडर आर्टिकल 21 राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट टेस्ट देना लक्ष्मीकांत रिवाइज करके. ठीक है, वहाँ पे ये आप देख लोगे. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिस्पोजल ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू एनवायरमेंटल इशूज, प्रोवाइड फास्ट ट्रैक रिसोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल केसेस, डिस्पोज केस विद इन 6 months. ठीक है. प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में है. रीजनल बेंचेस पुणे वेस्ट, भोपाल सेंट्रल, चेन्नई सदर्न जोन, कोलकाता ईस्टर्न जोन. Members of NGT, National Green Tribunal, 10 expert members and 10 judicial members. 20 Act allows for up to 20 of each. Every bench of tribunal consists of at least one expert member of one judicial member. Chairman, serving retired Chief Justice of High Court, Judge of Supreme Court, serves as a judicial member. ठीक है. फिर से देख लो. चेयरमैन कौन है? सर्विंग ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि एज ए जुडिशियल मेंबर काम कर रहे हैं. पावर्स क्या है? Tribunal's orders are binding and it has power to grant relief in form of compensation and damage to affected persons. NGT has the power to hear all civil cases relating to environmental issues and questions that are linked to the implementation of laws listed in Schedule 1 of the NGT Act. These laws are the Water Control of Pollution Act 1974, Water Control Pollution Cess Act 1977, the Forest Conservation Act 1980, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Air Protection Act 1986, the Public Liability Insurance Act 1991, the Biological Diversity Act 2002. तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसके अंदर नहीं है, तो ये आप लोग गलती ना करें. एनजीटी हैज़ नॉट बीन वेस्टेड विद पावर्स टू हियर एनी मैटर रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, वेरियस लॉज इलेक्टेड बाय स्टेट्स. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छे से, है ना. तो कौन कौन से नहीं है? वाटर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 इसमें नहीं है. वाटर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 इसमें नहीं है. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 इसमें नहीं, इसमें है, मतलब इसमें आता है. एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 इसमें है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, 1991 है, 2002 है. जो 3 नहीं है उनको याद रखना. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. ठीक है. अब इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है?
ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरमेंट एंड डैमेज ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी, अगर कोई क्वेश्चन एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। टर्म सब्सटेंशियल नॉट क्लियरली डिफाइंड। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अडॉप्टेड बाय एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोई जो हमारा एनजीटी है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पर बाउंड नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करता है। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो अपने लक्ष्मीकांत में, ट्रिब्यूनल जो है नेचुरल जस्टिस सिस्टम के ऊपर बने हैं, वो रूल ऑफ एविडेंस के ऊपर काम बात नहीं करते हैं। एनजीटी अप्लाई करता है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल पे। रिव्यू एंड अपील, ट्रिब्यूनल हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रिब्यूनल के पास खुद की पावर है कि अपने डिसीजन को रिव्यू कर सके। एनजीटी ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज। विद इन 90 डेज आपको एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। व्हाट आर ब्लू फ्लैग बीचेस? देखिए, ब्लू फ्लैग एनुअल सर्टिफिकेशन इज एन इको लेबल सर्टिफिकेशन that a beach, marina or sustainable boating tourism operator can obtain. It was started in France 1985 and in areas of Europe. It is awarded by Denmark-based Foundation for Environment Education. Blue flag beaches are selected based on 33 parameters. These criteria are divided into 4 major heads, namely water quality कैसी है, अगर अच्छी है, ठीक है, वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन, सेफ्टी, ये 4 चीज़ आप पहले याद करो। वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन, सेफ्टी, ठीक है। देखिए, वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन, सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट, एजुकेशन, सेफ्टी। द जूरी दैट सिलेक्ट्स ब्लू फ्लैग बीचेस कंप्राइज मेंबर्स ऑफ, अब जो बंदे ये डिसाइड करेंगे कि ये वाला बीच जो है ब्लू फ्लैग बीच आएगा या नहीं, उसको कौन कौन, उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, किन किन ऑर्गेनाइजेशन के? यूनेप के, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ये चेयर है। स्पेन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस, 729 है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे देखो ब्लू फ्लैग बीचेस ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। शिवराजपुर गुजरात में है, घोघला डीयू में है, कसारकोड कर्नाटका, पड्डुबिद्री कर्नाटका, कप्पड़ केरला, एडेन पुदुचेरी, थुंदी बीच, कदमत बीच लक्षद्वीप में है, कोवलम तमिलनाडु, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा एंड राधानगर, ये कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। फिर से याद करें, देखिए सबसे पहले गुजरात पे आ जाओ। गुजरात में हमारा शिवराजपुर है, गुजरात में शिवराजपुर, अब यहाँ कोस्ट लाइन पे हम देखेंगे बस, ठीक है। गुजरात में हमारा शिवराजपुर है, और यहीं पे डीयू में, जहाँ हल्का सा डीयू है, यहाँ पे घोघला है, घोघला डीयू डीयू डीयू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोस्ट लाइन पे आ जाओ। अब ये वाली कोस्ट लाइन कौन सी है, देखो ध्यान से, ये कर्नाटका में 2 हैं, कासरकोड और पड्डुबिद्री, कसरकोड पड्डुबिद्री। सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसमेंट एंड प्लीज कोऑपरेट, और आप लोग इसको याद करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे देखो केरला में एक है कप्पड़, के फॉर केरला, के फॉर कप्पड़, ठीक है। पुदुचेरी में एडेन है, पुदुचेरी, तमिलनाडु में कोवलम है, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा है, उड़ीसा में गोल्डन है, ठीक है। राधानगर अंडमान निकोबार में है, थुंडी और कदमत बीच कहाँ पे? लक्षद्वीप में। अब पढ़ते हैं इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, इंडिया का क्या प्लान रहा है, ठीक है। देखते हैं हमने क्या बनाया है। 8 नेशनल मिशन बनाए हैं विच फॉर्म द कोर ऑफ नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया अप्रूव्ड इन 2014, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 8 प्रोग्राम्स हमने बनाए थे, ठीक है। अब ये 8 प्रोग्राम्स के बाद हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा सब कुछ देखते हैं कैसे काम करता है। नेशनल सोलर मिशन क्या है? इसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन भी कहते हैं। इनॉग्रेट हुआ था 2010 में। ऑब्जेक्टिव था टू इस्टेब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी। हम सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर आएंगे। 3 फेजेस में इसने काम किया, ठीक है। टोटल टारगेट था हमारा 1 लाख मेगावाट लगाएंगे बाय 2022। मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी है जो हैज़ प्रपोज टू अचीव इट थ्रू 40 गीगावाट थ्रू रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स एंड 60 गीगावाट थ्रू लार्ज एंड मीडियम स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यही नेट मीटरिंग क्या है? नेट मीटरिंग देखो उस वक्त के करंट अफेयर्स में ना ये नेट मीटरिंग करंट अफेयर में था तो पूछ लिया। अब ऐसे में आप बिना आंसर निकाले, मतलब बिना आंसर पता हुए आप इसको करने की कोशिश करो। नेट मीटरिंग क्या कह रहा है? प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। यूज ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस इन द किचन ऑफ हाउस होल्ड्स, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ CNG किट्स इन मोटर कार्स, इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर्स इन अर्बन हाउस होल्ड्स क्या है? अब देखो आप लोग अपने जो
कमेंट्स में इसको आंसर करना प्लीज़, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेट मीटरिंग इज अ बिलिंग मैकेनिज्म फॉर ग्रिड कनेक्टेड होम रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन वेयर the electricity generated by a solar panel is fed into the utility grid. Households draw electricity from the utility grid. So the answer is A. इस तरीके से आप देखो, कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट में ऐसी हैं ना जो हमें नहीं पता होती हैं, वो या तो हम तुक्केबाजी जिसे कहते हैं, और वी कैन से लॉजिकल रीजनिंग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पीवी मॉड्यूल्स, ठीक है। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर पीवी मॉड्यूल कॉस्टली होता है, हाईली कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है। एमॉर्फस सिलिकॉन सेमीकंडक्टर पीवी मॉड्यूल सूटेबल फॉर लो कॉस्ट प्रोडक्ट, लो कन्वर्जन एफिशिएंसी होता है। क्या हमें ये सब जानना है? नहीं। नॉट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दीज आर थिंग्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। उसके बाद हम यहाँ से पढ़ते हैं, लेट मी फर्स्ट से दिस, ओके। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट आया, अप्रूव हुआ 2010 में, जो कि प्रमोट करता है इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग्स बाय एक्सटेंडिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड टू न्यू एंड लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स, कि कैसे आप सस्टेनेबल हैबिटेट बना सकते हो, बेटर अर्बन प्लानिंग कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट को रिसाइकल की तरह, रीयूज़ की तरह, इन सब की तरह इंप्रूव कर सकते हो एबिलिटी ऑफ हैबिटेट्स टू अडेप्ट क्लाइमेट चेंज एंड मेजर ऑफ इंप्रूविंग एडवांस वार्निंग सिस्टम फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, conservation through appropriate changes in legal and regulatory framework. Mission is being implemented through the following programs. Ministry of Urban Development. अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के जरिए हमने अटल मिशन ऑन रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। अगर आपको याद हो, अटल जल, अटल जल का अगर आप मुझे वो लिख के दो, कमेंट सेक्शन बताइए अटल जल है क्या, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम। उसके बाद नेशनल वाटर मिशन आया। क्या है ऑब्जेक्टिव इसका? इंश्योर करेगा इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनल वाटर पॉलिसी में हमने बनाई, वाटर पॉलिसी बनाई। इंक्रीज करेगा वाटर यूज एफिशिएंसी 20% तक। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नॉट इंपॉर्टेंट। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, इसको देखते हैं। The Green Indian Mission aims to sequester 2.5 to 3 billion tons of carbon by 2020-2030, and this involves 30 million hectares in addition to existing forest aims. हमारा जो एम है, हमने सोचा है कि हम इतना ज़्यादा टन्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए अभी जितना फॉरेस्ट है उसमें भी हमें 30 मिलियन हेक्टेयर ज़्यादा एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आता है नेशनल मिशन ऑन सी बकथॉर्न। Ministry of Environment, Forest and DRDO have launched the initiative of sea buckthorn cultivation in the cold deserts. The initiative is a part of sub-mission on cold desert ecosystem under the Green India Mission. Sea buckthorn को पॉपुलरली हम लोग ले बेरीज ऑल्सो कॉल्ड वंडर प्लांट भी कहते हैं, लद्दाख गोल्ड भी कहते हैं। इट हैज़ मल्टीपर्पज मेडिसिनल न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज। द प्लांट हैज़ द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इट इज टॉलरेंट टू एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड हैज़ एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, मेकिंग इट आइडियल फॉर कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए ग्रीन इंडिया मिशन से क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुनना। देखो, इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कोस्ट्स इनटू द यूनियन एंड स्टेट बजट्स, देयरबाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग, ठीक है। लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको लेट्स से फर्स्ट नहीं भी पता है, एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट नहीं पता है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू एनहांस द, तो ये तो है नहीं सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, तो हमने सेकंड कट कर दिया, सेकंड बचा 1 और 3। Now, restoring and enhancing forest cover responding to climate change by combination of adaptation and mitigation measures. इन दोनों में से आपको ज़्यादा जो वायबल लगता है वही आंसर है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया encourages the cultivation of sea buckthorn. What is the importance of this plant? It helps in controlling soil erosion and desertification, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। It is a rich source of biodiesel, second. It has nutritional value and is well adapted to live in cold areas of high altitudes, ठीक है। Its timber is of great commercial value. अब ध्यान सुनना, लद्दाख गोल्ड हम इसे कहते हैं, थर्ड हमारा ठीक होगा, ठीक है। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल, हमने ऐसा पढ़ा पीछे नहीं, क्योंकि है भी नहीं। हाँ, कंट्रोल कर सकता है सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन, सो द आंसर इज। उसके बाद हमारा आता है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा NMSA के, है ना। प्रमोट करेगा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन क्लडिंग सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन कंजंक्शन विद ऑर्गेनिक मेजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स एंड फर्टिलाइजर टेस्टिंग फैसिलिटीज टू इंप्रूव सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशंस टू फार्मर्स। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया गया,
ठीक है। व्हाट सॉइल हेल्थ कार्ड कंटेन्स, ये हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है अपने। तो इट कंटेन्स द स्टेटस ऑफ सॉइल विद रिस्पेक्ट 12 पैरामीटर्स इसमें चेक होते हैं, और मैं आपको सच बताऊँ ये 12 पैरामीटर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एनपीके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सल्फर सेकेंडरी, जिंक, आयरन, Cu, Mn मैंगनीज, बोरोन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, pH, EC, OC फिजिकल पैरामीटर्स हैं। बेस्ड ऑन दिस द HHC सॉइल हेल्थ कार्ड विल इंडिकेट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस एंड सॉइल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड फॉर द फार्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें नेशनल लॉज में पढ़नी थी। ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगी। साथ ही साथ PYQs की PDF मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें नेशनल लॉ से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पे होंगे। आप उनको सॉल्व करिए, उनके सॉल्यूशंस को बार बार पढ़िए। इस पर्टिकुलर PDF को अगर आप 5 से 6 बार पढ़ लें, उसके बाद यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। मेक श्योर कि आप ये चीज़ इसको कंप्लीट करें। और अगर एनवायरमेंट एनालिसिस की वीडियो आपको देखनी है कि एनवायरमेंट एनालिसिस में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि बायोडाइवर्सिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर इकोसिस्टम से, तो हम उसी पे फोकस करेंगे ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वो जो एनवायरमेंट की फर्स्ट वीडियो है उसको देखिए और बायोडाइवर्सिटी को कर लीजिए, वहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे शो होगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है, लक्ष्मीकांत की बुक कैसे पढ़ें, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी डिटेल में लक्ष्मीकांत की बुक पहले कभी मैंने नहीं देखा, जितना डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे क्या काम करना है। तो लक्ष्मीकांत वाली बुक आपको यहाँ पे जो वीडियो शो रही होगी, प्लीज़ उसे अच्छे से देख लेना। मेरे नोट्स सब कुछ वहाँ पे एक्सेसिबल